तो आज हम स्टार्ट करें सावरकर की जीवनी का पार्ट 4। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अमृत बाजार पत्रिका के संपादक ने लिखा, वासुदेव बलवंत फड़के में उन महान विभूतियों के कई गुण विद्यमान थे जिन्हें यदा कदा इस दुनिया में महान लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भेजा जाता है। वॉशिंगटन टेल स्टीवलैंड के नायक और गैरीबाल्डी की उदात्त भावनाएं उनके सीने में समाई थी। उनका हृदय भारत प्रेम से झलक रहा था। अपने जीवन सहित उनके पास जो कुछ था वह उसे अपने देश पर निछावर करने को तैयार थे। संघीय राज का विचार ही उनके मस्तिष्क की स्वार्थहीन मंशा को दर्शाता था। वह अपने तरीके का कोई राज्य स्थापित नहीं करना चाहते थे। एक पल को भूल जाएं कि फड़के ने डाकुओं की टोली का नेतृत्व किया और वह अंग्रेज सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते थे, तो भी वह आपको आम मानव भीड़ से उतने ही ऊंचे नजर आएंगे जैसे सतपुड़ा पर्वतमाल के समक्ष हिमालय। फड़के किस तरह का गणराज्य स्थापित करना चाहते थे, इसके बारे में पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन तत्कालीन समाचार पत्रों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वह अमेरिकी गणराज्य से गहरे तौर पर प्रेरित थे और नए आज़ाद भारत को उसी अनुरूप देखना चाहते थे। अतः वह केवल कोरी लूटपाट या डकैती ही नहीं थी जिसमें फड़के जैसे क्रांतिकारी शामिल थे। अंग्रेज सरकार को बलपूर्वक उखाड़ फेंकने के बाद उसके स्थान पर वह विकल्प के तौर पर एक व्यापक ढांचा खड़ा करना चाहते थे। बेशक फड़के का विद्रोह कुचल दिया गया, परंतु सशस्त्र क्रांति की भावना जीवित रही। कुछ समय के लिए वह बेशक नेतृत्वहीन रही, परंतु चिंगारी बुझी नहीं। भारत और भारतीयों को हथियारबंद करके ही अंग्रेज से सत्ता छीनी जा सकती है, यह विचार जोर पकड़ रहा था। विचार को तिलक द्वारा मिले सहयोग और प्रेरणा से इस दिशा में लामबंदी शुरू हो गई। 1894 तक महाराष्ट्र में नई भावनाओं के साथ कई गुप्त संगठन सक्रिय हो गए थे। इन विस्फोटक परिस्थितियों से जुड़ा एक निष्कर्ष अल्पसंख्यक अंग्रेजों के दिमाग में भी उमड़ रहा था कि किसी भी तरह भारतीयों का दिल जीत लिया जाए, ताकि 1857 जैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। एलन ऑक्टेवियन हेमू 1829 से 1912 ऐसी ही एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी और नीति निर्माता थे। इटावा के कलेक्टर के तौर पर वह 1857 के विद्रोह की भयावहता के साक्षी रहे थे। 1857 में अंग्रेज अधिकारियों को ढूंढ रहे रक्त प्यासी क्रांतिकारियों से बचने के लिए चमड़ी पर काला रंग लगाना और साड़ी और बुर्का पहनकर बच निकलने की मजबूरी ने उन पर गहरा असर छोड़ा था। वह लॉर्ड लिटन के कटु आलोचक भी थे, जिनके निष्क्रिय कार्यकाल के अंत में विध्वंसकारी अकाल, सीमांत युद्ध और प्रशासनिक अनिश्चितता ने अंग्रेजी सरकार के लिए चारों ओर मायूसी का माहौल पैदा कर दिया था। उसी दौरान अपनी सेनावृत्ति के समय हेमू कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे अचानक होने वाली छुटपुट हिंसक आपराधिक घटनाएं, गणित लोगों की हत्या, बैंक डकैतियां और बाजारों की लूट खसोट मिलजुल कर राष्ट्रीय विद्रोह का रूप न ले जैसी की संभावना थी। उन्होंने अफसोस जाहिर किया कि अंग्रेज सरकार में अपनी जनता के प्रति यदि घृणा नहीं तो सोची समझी और परिष्कृत उदासीनता मौजूद थी। वह सरकार और प्रजा के मध्य एक सांगठनिक संवाद धारा को स्थापित किया जाना जरूरी समझते थे। इसलिए यह विचार पेश किया गया कि देश भर में फैले सार्वजनिक संगठनों जैसे राणा की सार्वजनिक सभा, फिरोज शाह मेहता, नाना शंकर सेठ, जस्टिस तेलंग और बद्रुद्दीन तैलबजी जैसे सदस्यों वाली
बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और बंगाल में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की इंडियन नेशनल एसोसिएशन NIC को जोड़कर एक अखिल भारतीय मंच स्थापित किया जाए। नतीजतन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ और 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में उसका पहला सत्र आयोजित किया गया, जिसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए। हेमू को महासचिव और कोलकाता के व्योमेश चंद्र बनर्जी को इसका अध्यक्ष चुना गया। कांग्रेस की अंग्रेजी सरकार से आज़ादी मांगने की कोई मंशा नहीं थी। इसके विपरीत उन्होंने ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठा की शपथ ली। उनकी मांगें भी विनम्र थी। उच्च कार्यालयों में भारतीयों की नियुक्ति, करों में कटौती, सरकार की सलाहकार समितियों में भारतीयों को स्थान और कानून व्यवस्था में भारतीयों का आंशिक प्रवेश। इन मांगों में से कुछ की मंजूरी के दम पर ही ब्रिटिश खुद को भारतीय जनमानस की उम्मीदों पर खरा उतरने का श्रेय देने को तैयार थे और जनमानस से उम्मीद रखी जाती कि वह सदा इस दयालु और सहभागी शासन के प्रति कृतार्थ रहे। जैसा कि हेमू के जीवनीकार सर विलियम वेडंगर ने लिखा है, कांग्रेस से राजनीतिक भय का कोई कारण नहीं था। वह ब्रिटिश सरकार थी जिसने ऐसी ताकतों को खुली छूट दी कि जिन्हें यदि शीघ्र ही कुशलता से संचालित नहीं किया जाता तो ऐसे भयावह परिणाम आते जिसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। इसलिए अभी उन्हें सीमित कर काबू में करना और निर्देशित करने से समय था और इसी मकसद के लिए कांग्रेस का गठन किया गया था। लाहौर में 27 दिसंबर 1893 को NIC के 9वें वार्षिक सम्मेलन में कांग्रेस और उसके आरंभिक नेताओं की मांगें और अभिप्राय को समझा जा सकता है, जिन्हें दादा भाई नौरोजी ने अपने भाषण में सविस्तार प्रस्तुत किया था। यूनाइटेड किंगडम के लोगों के सहज प्रेम और साफगोई के बारे में हमारा विश्वास अडिग है। सर्वप्रथम में ही ऐसे न्यायप्रिय और खुली मानसिकता के लोगों से संबंध रखने में किसी तरह की आशंका नहीं रखूंगा। हमें इस संदर्भ में निश्चित रहना चाहिए कि हम व्यर्थ में ही ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे। यही विश्वास सभी मुश्किलों के दौरान मेरा सबल बना रहा है। ब्रिटिश चरित्र में मेरा विश्वास कभी डिगा नहीं है और मेरा हमेशा यकीन रहा है कि वो समय आएगा कि जब ब्रिटिश राष्ट्रीय और उसके दयालु सम्राट की 1858 की ग्रेट कैरेक्टर की उद्घोषणा जरूर फलीभूत होगी। स्वतंत्रता संग्राम के उन आरंभिक दिनों में शुरुआती नेता, हालांकि उनके राष्ट्रीय प्रेम या वैसे इरादों की कमी नहीं थी, ब्रिटिश शासन की साफगोई और मंशा में अटूट विश्वास रखते थे। उन्हें उम्मीद और भरोसा था कि इस तरह के मैत्रीपूर्ण आलेप, विनम्र ज्ञापनों और अनुमोदनों से उन्हें ब्रिटिश प्रशासन से भारतीयों को जोड़ने में मदद मिलेगी। वही सुदूर भागपुर में मौजूद युवा विनायक महाराष्ट्र और भारत में तेजी से करवट ले रहे इन उग्र घटनाक्रमों से जुड़ी व्यापकता और नाटकीयता को बहुत उत्सुकता के साथ देख रहे थे। थैंक यू। वी विल एंड, मैं ये पार्ट यहीं पे एंड कर रही हूँ। जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम विनायक के बचपन का और उनके कैसे वो क्रांतिकारी बनते हैं उस संदर्भ के बारे में है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।